नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में मैं शिखा त्यागी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दूरदर्शन उत्तराखंड के विकास से संबंधित कई ज्वलंत मुद्दों को आपके सामने लेकर आता है। फिर चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां हो या उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है। इसी कड़ी में आज की जो हमारी परिचर्चा है उसका विषय है उत्तराखंड का औद्योगिक विकास और रोजगार। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में वो हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों को निखारा है, तराशा है और रोजगार के अवसर दिए हैं, साथ ही प्रेरित किया है आत्मनिर्भर बनने के लिए। मैं स्वागत करना चाहूंगी उद्योग निदेशक उत्तराखंड सरकार में श्री सुधीर चंद्र नौटियाल जी का। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। श्री राकेश ओबरॉय जी का, जो कि स्थानीय उद्योगपति हैं, साथ ही सामाजिक सुधार के लिए भी अनेक कार्य करते आए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। श्री सुनील उनियाल जी का भी स्वागत है, जो कि युवा उद्यमी हैं और प्रेरित करते हैं युवाओं को उद्यम की शुरुआत करने के लिए। सर, आपका भी स्वागत है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। योगा हब भी उत्तराखंड में है और अब उत्तराखंड औद्योगिक क्षेत्र में भी अपने कदम लगातार तेजी से बढ़ा रहा है। और उत्तराखंड की जब स्थापना हुई थी तो सिडकुल की स्थापना भी की गई थी। कहाँ पर? कुमाऊं में भी और गढ़वाल में भी। सिडकुल की जब स्थापना हुई तो देश की नामी गिरामी कंपनियों ने यहाँ अपने प्लांट्स लगाए, निवेश किया, ताकि यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार मिले और दूसरे प्रदेशों में जाकर पलायन ना करना पड़े। उत्तराखंड जो है वो इन्वेस्टर समिट भी आयोजित करता आ रहा है। तो ऐसे में जो पहला सवाल मेरा होगा वो सुधीर चंद्र नौटियाल जी आप ही के साथ है। पहला सवाल यही है कि जो पहाड़ के दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है अपने आप में। ऐसे में किन किन उद्योगों को स्थापित किया जाता है पहाड़ के दुर्गम इलाकों में और क्या संभावनाएं हैं कि उत्तराखंड को भी एक औद्योगिक हब बनाया जाए? जी, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जब राज्य बना तो हम लोग लगभग शून्य इंडस्ट्री, जीरो इंडस्ट्री स्टेट के रूप में जाने जाते थे। तो पहला तो चैलेंज यही था कि इस राज्य को क्या हम इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन बना सकते हैं, क्या उत्तराखंड में भी उद्योग आ सकते हैं। तो वो हमने करके देखा और सरकारों की जो नीतियाँ रही, राज्य सरकारों की प्रो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ रहीं, इन्वेस्टर्स के लिए वो सहूलियत देने वाली पॉलिसीज़ रहीं और उसका परिणाम रहा कि हम लोग एक उभरते हुए औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित हुए। और हमारे प्लेन्स में ये बात ज़रूर है कि जो पहला हमारा औद्योगिकीकरण का दौर हुआ 2003 का जो पैकेज भारत सरकार ने दिया, उसके बाद में ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार तो बड़े हमारे इंडस्ट्रियल केंद्र बने। और देहरादून में भी लिमिटेशंस थे, छोटे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, लेकिन सेलाकुई में हमारा फार्मा सिटी और दूसरा जो UPSIDC का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे उद्योग आए हैं। उसके बाद आपने कहा कि पहाड़ के लिए कैसे प्लानिंग हो रही है, तो बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है ये वाला। और जैसा मैंने बताया कि हमारी एक छवि तो बन गई है पूरे देश में कि हम लोग इन्वेस्टमेंट को इनवाइट भी कर सकते हैं और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके साथ सरकार रहती है और वो आज महसूस कर रहे हैं कि उनका यहाँ पे जो माहौल है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी बेहतर है। पहाड़ में देखिए मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों के लिए काफ़ी मुश्किलें हैं, बहुत चैलेंजेस हैं और हमारी जो लॉजिस्टिक्स जिसको कहते हैं परिवहन की लागत है वो बहुत ज़्यादा है। ये चैलेंज न सिर्फ पहाड़ में है बल्कि इवन जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं, क्योंकि हम लोग लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, समुद्र से भी हम बहुत दूर हैं, जो बड़े मार्केट्स हैं उनसे भी थोड़ा दूर ही है, तो उनके लिए भी चैलेंज है। तो पहाड़ में ये और बड़ा चैलेंज है। हमारा जो पहला इन्वेस्टमेंट समिट था उसमें हमने 12 फोकस सेक्टर चिन्हित किए थे और उसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स थे। उसके बाद जब हमारा अनुभव बढ़ा है, सरकार का अनुभव बढ़ा है, तो ये हमारी धारणा बनी है और सरकार की ये फोकस है कि हम लोगों को उन उद्योगों की तरफ, और उद्योग से मतलब आज हमारा सिर्फ ये नहीं होता है कि मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, बल्कि सर्विसेज सेक्टर भी हैं बहुत सारे, उनमें हम ऐसे उन उद्यमों को, ऐसे सेक्टर्स को चुने जिनके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ है। हम लोग कुछ अलग हटके हैं दूसरे राज्यों के पास जो नहीं है, और उसमें हमारा टूरिज्म सेक्टर सबसे आगे निकल के आता है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और एक बहुत बड़ी समिट हम करने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से नहीं कर पाए, उसका नाम हमने वेलनेस समिट रखा था। और वेलनेस समिट
सिर्फ योगा नहीं है, बल्कि टूरिज्म नहीं है, इको टूरिज्म नहीं है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सेक्टर्स भी हैं, जैसे आयुष, न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ये सारे सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ्स भी हैं, और पहाड़ के लिए बहुत अच्छे सेक्टर हो सकते हैं। उसी तरह से एरोमेटिक प्लांट्स बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पहाड़ पे हमारी काफ़ी अच्छी ग्रो हो सकती है। फूड प्रोसेसिंग दूसरे सेक्टर हैं जिसमें हम स्ट्रेंथ है वो अच्छा कर सकते हैं। बेमौसमी सब्जियां हैं, फ्लोरिकल्चर है, फ्रूट्स हैं। तो इनको प्रोत्साहन करने के लिए अब राज्य सरकार का ये फोकस है कि हम इन सेक्टर्स को बढ़ावा देंगे ताकि हमारा जो निवेश है वो पहाड़ की तरफ भी बढ़े। बिल्कुल, उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, फ्लोरा फौना उन सेक्टर्स में भी हम प्रमोट कर सकते हैं, उसमें इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं। बिल्कुल सर। सर दूसरा सवाल राकेश ब्रॉय जी आपसे मैं पूछना चाहूँगी, अभी उत्तराखंड में जो है लगातार ट्रांसपोर्ट पर काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी लगातार अपने पैर पसार रहा है उत्तराखंड, और इसी कड़ी में अभी दिल्ली देहरादून कॉरिडोर बनने की बात चल रही है, ऑल वेदर रोड चारधाम यात्रा के लिए बनाए जा रहे हैं। और तो इससे क्या संभावनाएं आपको लगती हैं कि उद्योग में जो बड़ी कंपनियां हैं क्या सीधा निवेश कर पाएंगी? उत्तराखंड में सड़कों का बहुत जाल बिछ रहा है, और जैसे कि आपने कहा ऑल वेदर रोड का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा हमारे उत्तराखंड की डेवलपमेंट के लिए। और जैसे नौटियाल जी ने भी कहा कि पहाड़ों के लिए लॉजिस्टिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, और सड़कें जब तक अच्छी नहीं होंगी तो हमारे लिए लॉजिस्टिक्स मतलब पहाड़ से कुछ सामान लाना या पहाड़ को सामान लेके जाना वो एक समस्या रहता है। सो ये जितनी भी सड़कों का जाल बिछ रहा है ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही एक अच्छी पहल लेके आएगा, और मैं समझता हूँ इसमें उद्योगों को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। हमें अभी तक जैसे नौटियाल जी ने पहले कहा कि हमको ये दिक्कत है कि पहाड़ों में हम लोग उद्योग नहीं स्थापित कर पाते, बिकॉज वहाँ पे चीज़ ले जाने और लाने में दिक्कत होती है, परंतु इससे उसमें भी थोड़ी सी हमको मदद मिलेगी। और वैसे उत्तराखंड के लिए क्योंकि उस यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का सीनिक ब्यूटी इतनी वो है कि हमको वेलनेस इंडस्ट्री और टूरिज़्म, उसमें टूरिज़्म के लिए, वेजिटेशन, उसके लिए बहुत कुछ ऐसे हमारे पास अवसर हैं जो जिनको हम लोग एनकैश कर सकते हैं। नौटियाल जी ने जैसे कहा ये चाहते हैं कि जो उद्योग आए वो यहाँ रुके, और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि 2003 के बाद जो उद्योग आए यहाँ पर उनमें से ज़्यादातर उद्योग यहाँ पे रुके हैं, और सब ने अच्छी इस्टेब्लिशमेंट किया, और रुके ही नहीं, उन्होंने और ग्रो भी किया, एक्सपेंशन भी किया। अभी जो रिसेंट हमारा इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें लगभग 1.25 लाख करोड़ की हमको प्रॉमिसेस हुई थी उत्तराखंड के लिए, और उसमें काफ़ी सारी ऐसी प्रॉमिसेस थी जो एग्जिस्टिंग उद्योग वाले और बढ़ा रहे थे। तो ये शो करता है कि उत्तराखंड एज इट इज़ एन वेरी इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट है, और लोग यहाँ आना चाहते हैं। हाँ, यहाँ हमें एक थोड़ी सी समस्या आती है ज़मीन की। हमारा 70% जो क्षेत्र है वो फॉरेस्टेड एरिया है, और पहाड़ों में वैसे ही ज़मीन की शॉर्टेज है। सिर्फ जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो प्लेन्स में ही रह सकते हैं। फिर भी मैं समझता हूँ सरकार ने और हम उत्तराखंड के वासियों ने सब ने मिलके एक अच्छा माहौल, वातावरण यहाँ पैदा किया है जिससे कि यहाँ उद्योग बन पे। जी 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 बिल्कुल। सुनील जी आपसे मेरा ये सवाल होगा कि वोकल फॉर लोकल को आजकल हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे में जो लोकल उत्पाद हैं जैसे बुरांश के अगर जूस की बात की जाए, माल्टा की जूस की बात की जाए, तो वो किस तरीके से एग्जिस्टेंट ब्रांड्स के साथ सस्टेन कर पाते हैं मार्केट में, कैसे कम्पीट कर पाते हैं और कैसे उन्हें सस्टेनेबल बनाया जाए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो अभी सुधीर जी ने भी बताई कि यहाँ पे है ट्रांसपोर्टेशन की। हम सारा माल बाहर से लाते हैं और बाहर बेचने के लिए जाते हैं, तो लोकल फॉर वोकल वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम इस राज्य के लिए हम बहुत कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन है कि जो हमारे उत्पाद हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। उसका एक ही कारण है कि हम उनमें वैल्यू एडिशन करें। जब तक हम अपने लोकल जो भी हमारी पैदावार होती है, जब तक हम उस पर वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट में उसको बेच नहीं सकते हैं। जैसे आपने बुरास के जूस की बात की, तो बुरास का जूस हमारे यहाँ पे काफ़ी निकलता है, लेकिन वो इतना नहीं निकलता, उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उसको जो है ऑल ओवर इंडिया या बाहर एक्सपोर्ट कर पाएँ।
ये एक बहुत छोटे से, शायद हम देहरादून या दिल्ली तक ही इसमें सीमित हैं, या कुछ परिवार इसको, जो हमारे पहाड़ के परिवार हैं, वो जो है बॉम्बे में यूज़ कर लेते होंगे। ये इतना ही है। सबसे पहले तो हमें बुरास को और ज़्यादा उसको उगाना पड़ेगा, हमें उसकी खेती करनी पड़ेगी, और फिर उसको जो पैकेजिंग है, जो अच्छी से अच्छी पैकेजिंग है, उस पर उसको हमें ढालना पड़ेगा। उसकी जो सेल्फ लाइफ है उसको हमें देखना पड़ेगा। ये 6 महीने रहती है, 12 महीने रहती है, 2 साल रहती है। ये चीज़ हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है इन सब चीज़ के लिए, लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि हमारी पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी है, और हम उसका, जैसे हम आपको कोई भी चीज़, यहाँ रागी का आटा होता है या मडवा जिसको बोलते हैं, जी। तो अगर मडवा को हम मडवा के तौर पे बेचेंगे तो क्या कमा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी उसकी नहीं निकलती है। लेकिन अगर यहीं पे एक फैक्ट्री लगा के हम उस मडवा से कई सारे प्रोडक्ट बनाएं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएं और उनकी मार्केटिंग करें। मार्केटिंग यहाँ का लोकल आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतना फंड नहीं है। इस पर गवर्नमेंट काफ़ी कुछ सपोर्ट कर भी रही है, और उसको अभी और करने की ज़रूरत है। तो अगर ये सब चीज़ वैल्यू एडिशन का हम सोचेंगे तो हम उत्तराखंड में सफल होंगे। नहीं तो हम हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, हम यहीं तक सीमित रह जाएंगे। तो हमें एक अच्छी टीम, अच्छी साइंटिस्ट, इनके साथ हमें काम करना पड़ेगा, जो हमारे प्रोडक्ट को डेवलप कर पाएँ, उसमें वैल्यू बढ़ा पाएँ उसकी, और हम उन चीज़ को पहाड़ में ही उन यूनिटों को डालें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि एक बार प्रोडक्शन यहीं पे अगर बढ़ेगा तो ज़रूर यहाँ पे हम उन उद्योगों को स्थापित कर पाएंगे और लोगों को भी रोजगार दे पाएंगे। उसके बाद ही लोग रुकेंगे। जी बिल्कुल। अगर उनकी इनकम नहीं होगी तो वो दिल्ली जाके काम करेंगे। जी जी। और हमें ये पहले से ही लोगों के दिमाग में डालना पड़ेगा। जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, ये ज़्यादातर नौकरी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जी जी जी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, सिर्फ नौकरी नहीं है, हम व्यापार में भी नौकरी से ज़्यादा कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा सुधीर जी। मैं यही जानना चाह रही थी, क्योंकि पहाड़ में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उसमें कहा गया था कि सब्सिडी दी जाएगी जो उद्योग स्थापित करेंगे, और टैक्स में भी रियायतें मिलेंगी। तो ऐसे में सर, जो पहाड़ के ऊंचाई वाले क्षेत्र में उसमें उद्योग स्थापित करने के लिए इतनी रियायतों के बाद किस तरीके का जो नतीजा है वो सामने आया है, कितना वेलकम किया है पहाड़ के लोगों ने इस डिसीजन को? देखिए 20 साल में जो हमने एक बहुत बड़ा अंतर देखा है कि हमारे इवन पहाड़ के लोग हों, दूर दराज के लोग हों, उनमें उद्यमिता के प्रति रुझान जो है वो बड़ा है। जब राज्य बना था तो उद्यमिता को कोई बहुत अच्छे तरीके से हम लोग नहीं देखते थे। यहाँ तक कि जो बाहर से लोग उद्यमी आते थे उनके प्रति भी हमारे पास एक दूसरी तरह की धारणा होती थी कि ये लोग पता नहीं कमाने आए हैं और चले जाएंगे, कुछ ये वेलकम टाइप का गेस्चर नहीं था। लेकिन देखिए उद्यमिता जब दिखती है लोगों को, सामने होता है कि कैसे उद्यमी ग्रो कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में भी आता है कि भाई हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो ये हमारा सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो उनियाल जी भी उसका एक एग्जाम्पल है कि बड़े उद्योगों के साथ साथ जो छोटे छोटे उद्योग हैं, हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम क्या उन उद्योगों के साथ में किस तरह से जुड़ सकते हैं। चाहे हम कोई कंपोनेंट सप्लाई करें, कोई उनको पार्ट सप्लाई करें, इवन सर्विसेज उनको क्या सप्लाई कर सकते हैं, क्या उनको दे सकते हैं। तो ये जो भावना है कि स्वरोजगार जिसको हमने कहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसका बहुत रुझान हमारे यहाँ बहुत बड़ा है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक योजना है PMEGP, और हम हर साल उसमें भारत में नंबर 1 पे रहते हैं, 2 नंबर पे रहते हैं। तो हमारे जो टारगेट होते हैं उनसे ज़्यादा हम लोग एक्सीड करते हैं, और उसका कारण यही है कि हमारे लोगों में भी अब छोटे उद्यम स्थापित करने के प्रति जागरूकता बढ़ी है। कोविड के बाद आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो उसका मकसद यही था कि जो लोग बाहर से आए, क्या वो अपने कोई कारोबार कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों योजनाएं एक दूसरे की पूरक हैं। जो एक्टिविटीज़ हमारी PMEGP में नहीं कवर है वो हमने MSY में ले ली। जैसे एग्रो अलाइड एक्टिविटीज़, पोल्ट्री है, डेयरी है, ये उसमें नहीं थी। तो हमने MSY में हर तरह की एक्टिविटी को बोला कि ये सब एलिजिबल होंगी। और 1500 लाभार्थियों का टारगेट हमें पहले अलॉट हुआ था MSY में, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में। बाद में बढ़ा के इसको 3000 कर दिया गया, और हम लोग टारगेट के आसपास बिल्कुल पहुंच गए हैं। और मार्च में हम लोग, पूरी उम्मीद है हमें कि ये टारगेट भी पूरा करेंगे,
PMEGP के भी जो हमारे टारगेट हैं उनको भी एक्सीड करेंगे। तो ये दिखाता है कि हमारे लोगों के में, और इवन जो बाहर से लोग आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे इवन गांव में शुरू किया है, किसी ने रेस्टोरेंट शुरू किया है, किसी ने डेयरी शुरू की है, किसी ने पोल्ट्री बहुत सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे चल रही है। उसके अलावा देखिए हैंडीक्राफ्ट्स पे, जैसे अभी उनियाल जी ने आपने क्वेश्चन उनको पूछा था लोकल फॉर वोकल, मैं उसमें ज़रा सा ये बताना चाहूँगा कि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का भी विजिबिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हम लोग हिमाद्री जो हमारा ब्रांड है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का, वो अमेजन पे भी हम लेके आए हैं। जब कोविड में कोई एग्जीबिशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, कैसे बेचें सामान, तो हम अमेजन के साथ हमने ये शुरू किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और मूंज घास जो होती है खटीमा में, उसके अलावा रिंगाल होती है हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, रिंगाल के प्रोडक्ट हैं, लैम्प सेट्स हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। हमने डिजाइनर्स को लगाया इसमें और उसकी वजह से हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप करने में हम लोग सफल हुए हैं। उसी तरह से एप्पन बहुत पॉपुलर हो रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा परसों एक इनिशिएटिव शुरू किया है, नेम प्लेट एप्पन की होगी और गर्ल चाइल्ड जो सबसे छोटी होगी उसके नाम पे होगी। तो ये भी हमारा एक ग्रोथ सेंटर है हल्द्वानी में, DIC हल्द्वानी कैंपस में ही है, वहीं पे ही बन रही है नेम प्लेट्स। और इसके अलावा ये जो हमारे एप्पन के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे निकल के आए हैं बाजार में। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पहाड़ों से भी ऐसे क्राफ्ट्स निकल के आएंगे जिनमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होंगे। मतलब इनकम जरूरी है, नहीं तो हम लोग अगर पुराने तरीके से ही छोटा छोटा काम करते हैं तो उसमें लोगों ने इसीलिए छोड़ दिया था कि उसमें वैल्यू नहीं मिलता है। क्योंकि जब तक जो बायर है उसको कुछ उसमें दिखेगा नहीं, खास चीज़ नहीं लगेगी, तो उसके ज़्यादा पैसे देने को राजी नहीं होगा। तो इन सब क्षेत्रों में बढ़ने की गुंजाइश सब बढ़ रहे हैं और इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत काफ़ी एक्टिव भागीदारी है। और मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उसमें भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पहाड़ में पैदा होंगी। बिल्कुल, जो हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इकोनॉमी है वो बढ़ रही है आगे, तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं, मतलब रोजगार भी सृजन हो रहा है। और एक टूरिस्ट स्टेट है जी। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, हम लोग कई सालों से देख रहे थे, टूरिस्ट आते हैं तो वो पूछते हैं कि लोकल खाना कहाँ मिलेगा, लोकल प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे। और हमें बड़ा एम्बैरेसिंग होता था कि मिलते नहीं थे, और मिलते थे तो वो मतलब मजा नहीं आता था लोगों को देख के कि कुछ खरीदने लायक है। पहाड़ का जो कल्चर है वो इतना फेमस हो रहा है कि आजकल शादियों में भी वो पहाड़ी व्यंजन को प्रेफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और कुछ मेरे हिसाब से कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं पहाड़ी। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। राकेश जी, आपसे पूछना चाहूँगी मैं ये सवाल, जो अभी बजट आया था उसमें व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? व्हीकल स्क्रैपेज ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी इंडस्ट्री की भी, वो चाहते थे कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आए। विश्व भर में आप देखेंगे कि एक सर्टेन पीरियड के बाद गाड़ियों को सड़क पे नहीं चलाया जाता क्योंकि वो वायबल नहीं होती हैं, इकोनॉमिकली भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी। तो इसलिए, और पर हमारे देश में आप देखें सड़कों पे इस वक्त 30-40 वर्ष पुरानी भी गाड़ियाँ सड़कों पे चल रही हैं। तो इसलिए ये स्क्रैपेज पॉलिसी लाने का मकसद ही यही था कि जो हमारे पुरानी टेक्नोलॉजी से बनी हुई गाड़ियाँ जो कि प्रदूषित कर रही हैं पर्यावरण को, उसको हम हटा के उनकी जगह नई गाड़ियाँ लाएं जो फ्यूल कंजम्पशन में भी ज़्यादा एफिशिएंट हो, फ्यूल एफिशिएंट हो, कम ईंधन इस्तेमाल करें और सेफ्टी के एंगल से भी। हमारे एक्सीडेंट होते थे तो लाजमी होता ही था कि जो एक एक्सीडेंट हुआ तो में कोई ना कोई तो डेथ होगी, परंतु अब ये सेफ्टी के एंगल से किया जा रहा है कि डेथ्स कम से कम हो, गाड़ी को नुकसान अवश्य होगा। तो ये सब चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि स्क्रैपेज पॉलिसी आए। सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है, हालांकि पिछले 2-3 साल से लगातार सुन रहे थे और अब उसको हमने आ गया कि एज ए लॉ बन रहा है और उसमें जो भी सिस्टम्स होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसका लोग भरपूर, क्योंकि अभी उन्होंने वॉलंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी रखी है। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 साल या 15 साल के बाद गाड़ी को स्क्रैप करेंगे ही, बट अब जैसे सरकार शुरुआत कर रही है तो हर इस देश, दिस इज़ अ फ्री कंट्री, लोग चाहते हैं कि भाई हम अपने हिसाब से चलें, नथिंग डिक्टेशन ना हो हमारे ऊपर। सो वो उससे उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, देश का पर्यावरण भी बहुत सुधरेगा और जब उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और जीडीपी में ग्रोथ होगा। मतलब हर चीज़ एक के बाद एक कड़ी से जुड़ता जाएगा। तो ये, और साथ साथ जैसे आपने पहले शुरू किया था, सड़कों का जाल इतना बिछ रहा है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। दिल्ली में हम आजकल 6-7 घंटे में पहुंचते थे, अब
ढाई घंटे में पहुंचने का उसमें उद्देश्य रखा गया है। सो ये चीज़ें दर्शाती हैं। हम बाहर जाते थे तो विदेशों में लोग 500 किलोमीटर जाना तो ऐसे कहते थे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब मैं समझता हूँ हमारे देश में भी वो संभव होगा। तो ये अच्छी चीज़ है। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो है वो आपके बजट को नहीं हिलाएगी, बल्कि कहीं ना कहीं आप ही के लिए पर्यावरण को भी अनुकूल रखेगी। बिल्कुल। जी जी। सुनील जी, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि बहुत सारे युवा उद्यमी हैं जो नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं, अब सरकार की तरफ से भी कई मदद मिल रही है, उनको लोन्स दिए जा रहे हैं, तो उन युवा उद्यमियों को आप अगर कुछ बताना चाहें, उनको प्रेरित करना चाहें, तो किस तरीके से आप उन्हें प्रेरित करेंगे? देखिए, पहले तो जो पेरेंट्स हैं इनको समझना पड़ेगा। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिया और अब इसको कहीं नौकरी करना है जी। और यही इसका फ्यूचर है जी। पहले हमारे पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि नहीं, जितना ये कमाता है अगर 4 साल भी मेहनत करेगा तो इससे डबल ये अपने जो बिजनेस करेगा इसमें कमा लेगा और उस अपने साथ साथ 4 भाइयों को और रोजगार देगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे फादर के पास पैसा नहीं है, हमारे पास तो मैं कुछ नहीं, मैं तो उद्योग कर ही नहीं सकता हूँ जी। ये मतलब एक हमारे लोगों की, जो नए लोग हैं, इन लोगों को ये रहता है कि भाई पैसा नहीं है तो मैं पैसे वाले ही उद्योग कर पाते हैं। मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मैंने 1997 में अपना छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया था। मेरे पास सिर्फ उस समय 10,000 रुपये थे और आज 10,000 रुपये से मैं आज यहाँ पे और फरीदाबाद में मेरी 3 इंडस्ट्रियाँ हैं। तो मैं उद्यमियों को कहता हूँ कि आप पे करने की लगन होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर लगन होगी तो आप छोटे काम से स्टार्ट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है। आप छोटे काम से स्टार्ट कीजिए और आपको 100% सफलता मिलेगी। हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी दिक्कत, वो प्लस पॉइंट हम लोगों का ये है कि हमारे अंदर ईमानदारी है। हमारे बच्चों के अंदर भी आज ईमानदारी है। ये हमारा सबसे बड़ा गुण है, ईमानदारी। मेरे फादर बोला करते थे कि बेटा, अगर तुम जिंदगी भर ईमानदार रहे तो कोई तुम्हें पीछे नहीं हटा पाएगा। ईमानदारी ऐसे नहीं कि पैसे रुपए की ईमानदारी, अपनी मेहनत पे भी ईमानदारी रखिए। आपने पूरे दिन भर क्या काम किया है, उस काम का आपका आकलन होना चाहिए शाम को, कि मैंने अपना पूरा 8 घंटा 10 घंटा मैंने कितनी ईमानदारी से वो किया, यूज़ किया मैंने उसका। तो अगर हमारे युवा वर्ग अगर इस बात को समझेंगे कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ है, रोज़गार छोटा हो या बड़ा हो, उसको ज़रूर एक बार कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि 40 साल की उम्र में करें, नहीं। आपको रोज़गार करना है तो बेस्ट जो है वो 25 से 28 साल की उम्र है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस उम्र में आपने अपना रोज़गार स्टार्ट कर दिया है तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा। तो युवाओं को भी समझना पड़ेगा कि केवल रोजगार लेना नहीं है, रोजगार देने वाले भी आप बन सकते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी अवेयरनेस इसमें होनी चाहिए। मेरे हिसाब से स्कूल्स और कॉलेजेस में भी शुरू होना चाहिए इस तरीके का अभियान, कि आप कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भी बनेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे आत्मनिर्भर बनने के लिए। ये शुरू हो गया है। स्कूल्स में और कॉलेज में लोग कंपनी बना लेते हैं और पास होने तक वो अपना काम एस्टैब्लिश कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं आपको एक वो दूंगा। मैं 2010 में मैं दुबई में फैक्ट्री लगाने की सोच रहा था। मैंने वहाँ जगह ले ली, सब कुछ कर लिया। जब मैं दुबई गया, 1 बार गया, 10 बार गया, तो मुझे लगा यार ये दुबई क्या है, मतलब लोग क्यों भागते हैं बाहर की ओर। मेरा देश जो है, जहाँ की 125 करोड़ की जनता है, अगर मैं वहाँ पे अपना माल नहीं बेच पाऊंगा तो मैं दुबई में क्या करूँगा। बिल्कुल। तो ये जो बाहर जाने की भी हमारे जो क्रीमी लेयर है, ये जो बाहर भाग रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अपने देश में रह के देश के लिए कुछ करने की बात। बिल्कुल बिल्कुल। सुधीर जी, मेरा आखिरी सवाल आप ही के साथ होगा कि कोरोना काल में, क्योंकि कोरोना काल जो है वो कई उद्योगों को प्रभावित किया है, तो किस तरीके से उद्योगों को उत्तराखंड में प्रभावित किया है कोरोना ने, और सरकार की आगे की क्या रणनीति है कि मतलब किस तरीके से इससे उभरा जाए 2021 से? आपकी मतलब आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? संक्षेप में ही कहूँगा क्योंकि आखिरी प्रश्न आपने कहा है। एक तो कोरोना काल में देखिए, जो लॉकडाउन के डिफरेंट फेजेस आए, तो पहले फेज में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उनको फ्री रखा गया था लॉकडाउन से। तो लकीली हमारे पास फूड प्रोसेसिंग की और फार्मास्यूटिकल की बहुत सारी यूनिट्स है। हमारा जो बड़ा उद्योग है वो फार्मा वाला है, तो इनमें कोई रोक नहीं रही और ये लगातार चलते रहे। दूसरे जो लॉकडाउन का 20 अप्रैल के बाद शुरू हुआ, उसमें ये था कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में लॉकडाउन में
उद्योगों को छूट दी जाएगी, लेकिन उसमें ये था कि परमिशन लेके छूट दी जाएगी। तो जो परमिशन देने का था, पासेस इश्यू करने का था, हमने ऑनलाइन सिस्टम बनाया। देश में हमारा पहला स्टेट था जिसका पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम था, और 3000 उद्योगों को हमने उस समय चलने की परमिशन जारी की। बहुत स्मूथली इंडस्ट्री चली वो। और आप जैसे मोदी जी बार बार कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है क्राइसिस में भी, तो हमारे यहाँ पे कोई पीपीई नहीं बनाता था तब। उसके बाद जीबीकेसी फैशन से सिलागुई में आपके इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट है, उसने सबसे पहले पीपीई किट बनाना शुरू किया, और आज भी 5-6 यूनिट हमारे यहाँ पे ये पीपीई किट बनाने शुरू की बाद में। और हमारे पास जो सैनिटाइजर की सिर्फ 2-3 यूनिट होती थी। 140 जो लाइसेंस दिए गए वो इसी पीरियड में दिए गए, और सिर्फ व्हाट्सएप पे मेल करके और उनको लाइसेंस अलाउ किया गया। 140 सैनिटाइजर की यूनिट्स यहाँ पे बननी शुरू हो गई। ऑक्सीजन आपको मालूम होगा, जब किसी स्टेट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो उत्तराखंड से ऑक्सीजन की डिमांड की गई थी, क्योंकि यहाँ पे सिलाकुई में हमारी ऑक्सीजन बनाने वाली यूनिट थी। तो इसका मतलब ये था कि कोरोना काल में भी उद्योगों को सपोर्ट जो था गवर्नमेंट की तरफ से वो पूरी तरह मिला। उसकी तस्दीक आप बहुत अच्छा था। थैंक यू। तो उत्तराखंड ने आपदा को अवसर में बदल दिया है, बिल्कुल अवसर में बदला है उत्तराखंड ने। और क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो दर्शकों, आज की जो हमारी परिचर्चा थी जिसका विषय था उत्तराखंड का औद्योगिक विकास और रोजगार, उसका यही निष्कर्ष निकला है कि उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, जो न केवल यहाँ के लोगों को रोजगार देगी बल्कि पलायन रोकने में भी मददगार साबित होगी। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में एक नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।